है जिसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर के स्टॉक के अंदर आज के दिन टिप के साथ में क्लोजिंग हुई है। 3% की मंदी आज के दिन इसमें दिखाई दी है। क्लोजिंग की बात करें तो 777 के आसपास जाके स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अल्टीमेटली चार्ट का पैटर्न आप देख सकते हैं, फॉलिंग नाइफ अभी के समय बना हुआ है। कल के दिन हमने इस कंपनी के नंबर्स को डिस्कस किया था। सिंपली इसके अंदर क्या था, क्यू ऑन क्यू बेसिस के अंदर इंप्रूवमेंट था, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट का मार्जिन है पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़ा था और साथ में जो कंपनी का मुनाफा भी है वो पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़ा था। बट वाई एंड वाई बेसिस की बात करें तो वाई एंड वाई बेसिस में कंपनी ने निराश किया है। अब यहाँ पर कंपनी के स्टॉक में पिटाई वाई एंड वाई बेसिस की वजह से नहीं हुई है, कंपनी के स्टॉक में पिटाई हुई है क्यू ऑन क्यू बेसिस में मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस करने की वजह से। यानी बाजार ने एक्सपेक्ट किया था कि क्यू ऑन क्यू बेसिस में कंपनी के जो मुनाफे हैं वो जितने प्रतिशत के साथ में बढ़े हैं उससे थोड़े से ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे, और साथ में कंपनी की जो वॉल्यूम्स है वो भी इतने कुछ खास तरीके से नहीं बढ़े हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक बार हम इसके टेक्निकल चार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं पहले जो कंपनी का स्टॉक है इस तरह से कंटिन्यूसली बढ़ रहा था और यहाँ पर ही कहीं आप नोट कर सकते हैं इसने एक बॉटम फॉर्मेशन किया था, लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन होता है उसके बाद में काफ़ी बुरी तरह से इसमें बिकवाली होती है। ब्रेकडाउन के आसपास हमने डिस्कस किया था कि इसको होल्ड करना बेटर है, बाय नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्राबेट करनी है तो कर सकते हैं, बट एवरेज डाउन अननेसेसरी इसमें नहीं करना चाहिए। जैसे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कंपनी मेरे पास है लेकिन अभी के समय में इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना ही बाइंग कर रहा हूँ ना ही सेलिंग कर रहा हूँ, ओनली जस्ट मैं होल्ड कर रहा हूँ और उसके पीछे के कुछ रीजंस है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं सबसे जो पहला इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर पड़ा है वो जीएसटी की वजह से पड़ा है। नोट कर सकते हैं सबसे जो पहला इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर पड़ा है वो जीएसटी की वजह से पड़ा है। 1 जनवरी 2022 से इस कंपनी के ऊपर या इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी बढ़ गई थी। जो 5% की जीएसटी थी वो बढ़ के 12% की हो गई थी। और ये जो कंपनी कैटर करती है ये मास सेगमेंट के अंदर कैटर करती है, यानी जो हम बोल सकते हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनको ये अपने प्रोडक्ट्स बना के बेचती है। तो जब भी उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो डिमांड के अंदर आ जाती है कमी और उस वजह से कंपनी की सेल्स भी कम होती है और कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन्स वैसे भी बढ़ जाते हैं कच्चे माल बढ़ने की वजह से। तो ये सारी दिक्कतें कंपनी को एक साथ ही फेस करनी पड़ रही है। प्लस दोस्तों अगर हम इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर नज़र डालें तो नोट कर सकते हैं जो कंपनी की वॉल्यूम्स है वो मार्जिनली इम्प्रूव हुई है, यानी मार्जिनली यानी बहुत ही छोटे प्रतिशत के साथ में बढ़ी है सिक्वेंशियल बेसिस में, यानी क्यू ऑन क्यू बेसिस में। पेन अभी भी है, यानी दर्द अभी भी है रूरल डिमांड के अंदर, यानी जो गांव के एरिया है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो कम इनकम वाले लोग हैं वहाँ पर डिमांड अभी के समय कम हो चुकी है। और इसका रीज़न सिंपली यह है कि प्रोडक्ट के दाम बढ़ चुके हैं, 12% का जीएसटी लगा है। अब आपको लगेगा कि चलो वो जूते चप्पल तो पहनते हैं, तो फिर वो इस कंपनी के जूते चप्पल क्यों नहीं पहन रहे? उसके पीछे का दोस्तों रीज़न है कि जो भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं ये जीएसटी पे नहीं करते हैं, तो इनको ये मार नहीं पड़ी है। तो इस वजह से ये अपने प्रोडक्ट्स पहले की तरह ही सस्ते दाम पे बेच पा रहे हैं। तो आपके पास में दो ऑप्शंस हो गए, आपकी इनकम कम होगी तो ऑब्वियस बात है आप सस्ते वाले के पास में जाओगे तो वही चीज़ अभी आपको दिखाई दे रही है। और इस वजह से जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो भी कम हो चुका है। कंपनी ने अपने मार्केट शेयर को खो दिया है, किसी और कंपनी को नहीं, कैंपस को या XYZ कंपनी को नहीं, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को जो कि लोकल जूते चप्पल बना के बेचते हैं जिनके ऊपर जीएसटी की मार नहीं पड़ी है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमको दिखाई देती है। एनालिस्ट की माने तो ये जो इफेक्ट है वो कंटिन्यूसली आपको कुछ और क्वार्टर्स के लिए देखने को मिलने वाला है। और ऐसा कहना है मोतीलाल ओसवाल का, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं ब्रोकिंग कंपनी का नाम। और इस कंपनी को रेटिंग दी है तकरीबन न्यूट्रल, और प्राइजेस की बात करें, टारगेट की बात करें तो 750 का टारगेट यहाँ पर सेट किए जा चुके हैं। प्लस दोस्तों अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री को भी सुनने जाए तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी इतनी कुछ खास धांसू देखने को नहीं मिली है। मतलब मैनेजमेंट ने सिंपली कहने की कोशिश की है जो भी अभी के समय चल रहा है वही चीज़, कि एनवायरनमेंट काफ़ी ख़राब हो चुका है या काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुका है। यानी अभी हम बोल सकते हैं कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। चैलेंजेस कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे आ चुके हैं। चैलेंजेस का मतलब है जीएसटी एक तो है, कच्चे माल के बढ़ जाना है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर को मार्केट शेयर लूज़ करना है। तो इस वजह से क्या है, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस अगेन कम कर दिए हैं और इससे क्या होगा, कंपनी की वॉल्यूम्स बढ़ेगी बट हाँ प्रॉफिट के मार्जिन्स के अंदर अगेन कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये अभी कुछ और समय तक चलेगी। मैनेजमेंट ने यहाँ पर सिंपली बोला है कि सिचुएशन अभी भी कॉम्पिटिटिव है, अभी भी चैलेंजिंग बनी हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्कस करते हैं डाउट्स को जो कि आपके काफ़ी सारे आते हैं कि इस कंपनी की वैल्यूशन, अभी देखिए हमने नंबर से पहले इस कंपनी की वैल्यूशन को देखा था तो 100 के आसपास इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो था, काफ़ी एक्सपेंसिव था। अभी के समय ये और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, 125। आप देख सकते हैं मतलब जिस भी कंपनी के नंबर अच्छे आते हैं उसकी वैल्यूशन
नीचे जाती है, कंफर्टेबल बनती है। लेकिन जिस भी कंपनी के नंबर्स वीक आते हैं उसकी वैल्यूएशन ऊपर जाती है, कंपनी का स्टॉक महंगा हो जाता है। नो डाउट स्टॉक का प्राइस गिरा है, बट एक्चुअली अगर हम इसको देखने जाए फंडामेंटली तो स्टॉक आज के दिन महंगा हो चुका है क्योंकि इसकी अर्निंग्स खराब आई है। तो ये सस्ता नहीं हुआ है, ये महंगा हो चुका है अगर हम फंडामेंटली इसको देखने जाए तो। अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 19,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये पॉइंट आपको देखना है कि इंडिया में पर कैपिटा जो शूज़ है कितने लोग रखते हैं, यानी कितने पेयर्स, कितनी जोड़ी रखते हैं, वो काफ़ी कम है डेवलप नेशन की तुलना में। तो इस वजह से आप देख सकते हैं शूज़ का जो मार्केट है, पहली बात तो वो काफ़ी बड़ा है और इस कंपनी का मार्केट कैप ओनली 19,000 करोड़ का है। तो इसी वजह से मार्केट ने फुटवेयर सेक्टर की समस्त प्रकार की जो भी कंपनीज है, चाहे वो रिलैक्सो हो, चाहे वो मेट्रो ब्रांड्स हो, चाहे वो कैंपस हो, चाहे वो बाटा हो, हर प्रकार की कंपनीज की वैल्यूएशन बाजार ने हाई सेट कर रखी है क्योंकि बाजार को पता है कि इस मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। पेनिट्रेशन बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर से मार्केट शेयर लेने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह से जीएसटी बढ़ा है ये चांसेस अभी के समय काफ़ी कम हो चुके हैं। तो इसके निपटारे के लिए कंपनी क्या कर सकती है या सरकार क्या कर सकती है? सरकार को सिंपली क्या करना पड़ेगा, जीएसटी को कम करना पड़ेगा अगर सरकार चाहती है इस सेक्टर में ग्रोथ आए, या सरकार को कुछ ना कुछ पीएलआई स्कीम कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी और बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। 25-30% के साथ में, 40-40% के साथ 5 साल में, यानी 20 का 100 करोड़ प्रॉफिट। तो उस समय ग्रोथ बहुत ही इमेंस थी, बहुत ही मैसिव थी और देख सकते हैं 10 साल की ग्रोथ भी काफ़ी कमाल की है। बट अगर हम बात करें पिछले 3 साल की ग्रोथ की तो ये सिंगल डिजिट में आ चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन देखते हैं तो उसकी ग्रोथ के साथ में उसको कंपेयर करना चाहिए। वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, ग्रोथ अगर सिंगल डिजिट में है तो फिर वहाँ पर दिक्कतें हो सकती है। तो वही चीज़ अभी के समय इस कंपनी में चल रही है। प्लस अगर हम एफआई के स्टेक की बात करें तो एफआई इसमें कंटिन्यूसली बिकवाली करते जा रहे हैं। एफआई जब तक इसमें बाइंग नहीं करेगी, जब तक स्टॉक नहीं चलेगा प्रैक्टिकली, और एफआई कब बाय करेगी वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ में अगर हम डीआई की बात करें तो यस, डीआई की तरफ से इसमें ओवरऑल बाइंग ही दिख रही है। डीआई इसके अंदर अभी के समय कॉन्ट्रा बेट ले रहे हैं, तो अगर आपको कॉन्ट्रा बेट लेनी है तो आप ले सकते हैं। मैं फिलहाल इस कंपनी में होल्ड ही कर रहा हूँ, ना ही बाइंग कर रहा हूँ, ना ही कोई स्टॉक में बेच रहा हूँ। साथ में एक बार हम इसके ईपीएस के चार्ट को भी देख लेते हैं जो कि काफ़ी डरावना है। आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग्स है कंटिन्यूसली गिरती जा रही है और इसी वजह से कंपनी की वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई पर जा चुकी है। तो सस्टेन करना इस लेवल पे बहुत ही डिफिकल्ट है। नो डाउट यहाँ से थोड़ा सा और गिर सकता है, लेकिन इस कंपनी को मैं बेच क्यों नहीं रहा हूँ, होल्ड ही क्यों कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि फुटवेयर सेक्टर में देखिए दोस्तों, मुझे भी ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स हमारे पास में होनी चाहिए। नो डाउट कुछ सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, कभी कभी कुछ सेक्टर्स खराब परफॉर्म करेंगे, बट ओवरऑल अगर मैं इसकी मैनेजमेंट को देखूँ, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखूँ, बाकी फुटवेयर के साथ मैं इसको कंपेयर करूँ तो मुझे कंपनी का अभी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, होल्ड करने लायक है। अब इस कंपनी में होल्ड करने के पीछे का रीज़न यह है कि क्यू ऑन क्यू बेसिस में इंप्रूवमेंट शुरू हो चुका है। नो डाउट काफ़ी समय लग सकता है, कुछ साल लग सकते हैं ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के लिए या रिकवरी के लिए, लेकिन डेफिनेटली ये कंपनी ओवरकम करेगी, काफ़ी अच्छी तरह से आपको ग्रोथ प्रोवाइड करेगी। और यही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी इस गोले के अंदर कि कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन गिरे थे, काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी, उसके बाद में काफ़ी समय लग गया था, लेकिन हाँ कंपनी ने आउट परफॉर्म किया था। तो वो चीज़ सोचकर मैं इस कंपनी में अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। सेकंड, इस कंपनी को अगर विजय प्राप्त करनी है, जीतना है, तो इस कंपनी को मेरे हिसाब से प्रीमियम ब्रांड के अंदर एंटर करना ही पड़ेगा। प्रीमियम ब्रांड कंपनी को बनाना पड़ेगा या स्पार्क्स के अंदर ही कुछ ना कुछ प्रीमियम जोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से कंपनी के क्या होगा, प्रॉफिट के मार्जिन सुधरेंगे, कंपनी महंगे में जूते चप्पल बेच पाएगी और उस वजह से कंपनी के प्रोडक्ट्स के जो हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स बिकने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ सकते हैं। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री के अंदर सुनाई तो दिया था कि हम प्रीमियम के ऊपर फोकस करें। अब देखते हैं कि कितने ब्रांड्स ही लॉन्च करते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट इन कंपनीज के प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ेंगे। प्रीमियम अगर ये कुछ भी लॉन्च कर देते हैं, जूते चप्पल जो प्रीमियम हो गए, जिनमें मेट्रो ब्रांड्स जैसे प्रॉफिट के मार्जिन हो गए, अच्छा पैसा ये वसूली करेंगे, तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ इसमें मिलनी चाहिए। अभी मैं इस कंपनी के स्टॉक में बाय क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाय करने का कोई सेंस नहीं है। तो आपने कोई मिस्टेक नहीं की है, आपने कोई भी गलती नहीं की है। उसके बाद में फिर आप वेट करिए वापस से इस तरह का कंसोलिडेशन का फेज आने के लिए, क्योंकि इसके चार्ट में देखा है कि गिरावट होती है, गिरावट के बाद में रुकावट होती है और उस रुकावट में इन्वेस्टमेंट करना होता है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रुकावट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रुकावट। तो जब भी ऐसी रुकावट मिलेगी वो इन्वेस्टमेंट करने का, ऐड ऑन करने का मौका इसमें बनेगा। जितना गिरता है उसको गिरने दो। अभी काफ़ी लोग कमेंट करेंगे बाइंग लेवल कौन सा है। दोस्तों कोई बाइंग लेवल अभी के समय इसमें काम नहीं आएंगे जब तक ये कंसोलिडेट नहीं करता है, क्योंकि इसका पैटर्न ऐसा ही है। अगर ये कंसोलिडेट नहीं करेगा तो जिस लेवल पर आप खरीदोगे उस लेवल से आपको नुकसान होना 100% तय है। तो इसमें मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और बाकी जो भी कंपनीज है जिनके नंबर्स अच्छे हैं, डिस्काउंट के साथ में है,
उन कंपनीज़ में पैसे लगाने चाहिए ताकि उन कंपनीज़ में ग्रोथ मिले तो इस कंपनी का नुकसान आपका कम हो, ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो हो वो बैलेंस रहे और टोटल पोर्टफोलियो के अंदर कुछ खास इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता हुआ देखने को ना मिले।